आंखें आईने में खुद को नहीं बल्कि विक्रांत को देख रही थी, जो दरवाजे पर खड़ा होकर उसे ऐसे देख रहा था जैसे चांद को पहली बार देख रहा हो। क्या देख रहे हो ऐसे? अंशा ने आईब्रो उठाकर पूछा। तुम बस ब्रीद करती रह, बाकी सब मैं देख लूंगा, विक्रांत ने धीमे से जवाब दिया और उसके हाथ से हेयर ड्रायर लेकर साइड में रख दिया। अगले ही पल अंशा की आंखें चौड़ी हो गईं जब विक्रांत ने उसे सीधा गोद में उठा लिया। अरे हब्बी, नीचे रखो, अगर मैं गिर गई तो मेरे बच्चे मुझे ढूंढते रह जाएंगे। अंशा ने घबराकर दोनों हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ कस लिए। विक्रांत मुस्कुराया, फिर बाथरूम की ओर बढ़ा और सीधा अंशा को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। ठंडे पानी की बौछार दोनों पर गिरने लगी। मैंने पहले ही कहा था, शावर टाइम इज योर्स टाइम, और तुमने फिर अकेले नहा लिया, उसने नाक सिकोड़कर पूछा। आपका उस टाइम सुनकर तो पानी भी शर्म से सूख जाए, अंशा मुंह बनाकर बोली। आप ना हर बार पिशाच की तरह मेरी एनर्जी चूस लेते हो, तो क्या करूं स्वीट हार्ट, विक्रांत ने कान के पास फुसफुसाकर कहा। तुम हो ही इतनी डेलिश, कंट्रोल नहीं होता तो डॉक्टर को दिखाओ, मैं आपका इलाज नहीं हूँ, अंशा ने आंखें तरेरी। विक्रांत ने फिर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। पर तुम्हारा चेहरा देखे बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता, और विक्रांत उसके होंठों पर हल्की सी किस कर गया। अंशा की आंखें फैल गईं। अभी अभी तो नहाए हैं, फिर गड़बड़ चालू? तुम शर्मा रही है, यानी अभी बहुत कुछ बाकी है? विक्रांत ने आंख मारी। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती छेड़ने से? अंशा ने सिर झटका, लेकिन होठों पर एक मुस्कान तैर गई। दोनों की मस्ती 2 घंटे तक चलती रही। फिर बाहर निकले। दोनों बाथरोब में। अंशा को विक्रांत ने गोद में उठा रखा था। उसके चेहरे पर थकावट साफ थी, पर नजरें अब भी शरारती थीं। बेड पर रखते ही विक्रांत उठ खड़ा हुआ। तुम आराम करो, मैं तेरे कपड़े लेकर आता हूँ। कुछ ही देर बाद विक्रांत ब्लैक 3 पीस सूट में क्लोजेट रूम से कमरे में वापस आया। उसकी पर्सनैलिटी वैसे भी बिजली गिराने वाली थी, अब तो और जानलेवा लग रहा था। उसने अंशा के लिए एक रेड कलर की स्टाइलिश कुर्ती और जीन्स उठाई और उसकी तरफ बढ़ाया। कोई नया ड्रामा मत दिखाना क्लास में, वरना मैं खुद पहुंच जाऊंगा लेक्चर लेने, विक्रांत ने उसे कपड़े थमाते हुए कहा। पागल आदमी, अंशा ने मुंह घुमाया, लेकिन गाल गुलाबी हो गए थे। विक्रांत ने फिर से उसकी ओर देखा। उसकी सादगी, उसकी शोखी और वो मासूम चेहरा जो हर बार उसे दीवाना बना देता था। फिर विक्रांत अंशा को खुद अपने हाथों से रेडी करता है। अब नीचे चलो, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, खासकर मैंगो, वो आज फिर कोई तमाशा करने वाला लग रहा है, विक्रांत ने कहा। फिर वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आए। दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था, मानो दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी उतर रही हो। नीचे खड़े सर्वेंट्स की नजरें बस उन पर ही टिकी थीं। मन ही मन सभी की जुबान पर एक ही बात थी, मेड फॉर ईच अदर। विक्रांत की हैंडसम पर्सनैलिटी और अंशा की कातिलाना खूबसूरती को देखकर कोई भी पसीना पसीना हो जाए, ऐसा था इनका साथ। डाइनिंग एरिया में पहुंचते ही दोनों अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। विक्रांत ब्लैक कॉफी का एसएपी लेते हुए न्यूज़पेपर खोल लेता है, जबकि अंशा ब्रेकफास्ट टेबल पर रखी उबली सब्जियों को देखकर नाक सिकोड़ती है। वो धीमी आवाज में बड़बड़ाती है, इन सब्जियों से अच्छा था मैं चांदूलाल हवाई के बेटे से शादी कर लेती, कम से कम वो समोसे खिलाता, ये तो सिर्फ हरी सब्जियां खिलाते हैं। मेरा ही दिमाग खराब था जो इस आदमी के प्यार में फंस गई। वो धीरे से विक्रांत को घूरती है और आंखों में शिकायत लिए कहती है, ये क्या, वही उबली सब्जियां? कोई और होता तो मुझे ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खिलाता। मैं इसके बच्चे और इसके चेहरे की हैंडसमनेस में उलझ गई, अब भूख तो। अचानक विक्रांत की ठंडी आवाज अंशा के कानों में पड़ती है, स्वीट हार्ट, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, तुम्हारा अभी आ रहा है। अंशा चौंक कर विक्रांत को देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। हे भगवान, मैंने तो इतनी धीमी आवाज में बोला था, इसे कैसे सुनाई दे गया? विक्रांत न्यूज़पेपर एक तरफ रखते हुए कहता है, वैसे ये चांदूलाल हवाई का बेटा कौन है जो तुम्हारे ब्रेकफास्ट से बेहतर समोसे देता है? अब अंशा की तो बोलती बंद हो गई। वो हकलाते हुए हंसने लगती है। वो विकी की गर्लफ्रेंड के भाई के दोस्त के चाचा का बेटा है जो समोसे बेचता है बस। विक्रांत उसकी बेवकूफी पर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, स्वीट हार्ट, अब समोसे छोड़कर थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, वरना तुम्हें पता है ना, अगर तुम फास्ट नहीं आई तो तुम्हारा वर्ल्ड टूर प्लान कैंसिल हो जाएगा। अंशा मुंह बनाते हुए अंगूर उठाती है और मासूमियत से बोलती है, हाँ जानती हूँ, आप मेरे ड्रीम ट्रिप को कैंसिल कर दोगे।
आप तो वैसे भी रोमांस के नाम पर ही ट्रिप करते हो। तभी एक सर्वेंट ट्रे लेकर आती है और अंशा के सामने प्लेट रख देती है। अंशा की आंखें चमक उठती हैं। वो बच्चों की तरह खुश होकर कहती है, आलू के परांठे, वो भी रायते और आम के अचार के साथ। आज तो दिन बन गया, आज तो दिन। विक्रांत अपनी कॉफी साइड में रखकर उसकी खुशी देखता है और हल्के से मुस्कुरा देता है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी गजौधर प्रकट होता है, पीछे पीछे मैंगो और सैंडी को घसीटते हुए। मैडम, आपके शैतान बच्चे हम पर कहर बनकर टूटे हैं। हमारे घर में घुसकर बैठ गए हैं और मैक्सिवा के साथ हमारा झगड़ा लाइव देख रहे थे। आपकी सैंडी ने तो हमें 2 बार पंजा भी मारा है। अंशा परांठा खाते हुए कंधे उचकाकर कहती है, गजोधर भैया, इनसे तो मैं भी परेशान हूँ। अब आप ही विक्रांत सर से इनकी शिकायत करो, शायद वही इन पर काबू कर पाएं। गजोधर माथे पर हाथ मारते हुए कहता है, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, बच्चों से पिट रहे हैं। विक्रांत एक नजर गजोधर पर डालते हुए ठंडी आवाज में कहता है, गजोधर, इन्हें बिगाड़ने वाले तुम ही हो। तुम ही मैंगो को रोमांटिक कहानी सुनाते थे और सैंडी को एक्शन स्टोरी। अब भुगतो। गजोधर गुस्से से पर घबराए हुए अंदाज में मैंगो और सैंडी को खींचते हुए कहता है, आज तुमको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि सब अपनी मम्मा का पल्लू पकड़ के बैठ जाओगे। अंशा हंसते हुए बोल पड़ती है, सुन लो बच्चों, आज गजोधर भैया के क्लास में एडमिशन फ्री है, पर पिटाई गारंटीड। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही विक्रांत खड़ा हो जाता है। वो अपनी रेस्ट वेंच पहनते हुए अंशा की ओर देखता है। चलो, मैं तुम्हें कोलाज छोड़ देता हूँ। अंशा मुस्कुराकर खड़ी होती है। आज तो आप कोलाज छोड़ने वाले हबी बन गए हो, एकदम फिल्मी स्टाइल में। तो फिर चलो मेरी हीरोइन। विक्रांत हल्के से उसके हाथ को थामते हुए कहता है। दोनों विला से बाहर निकलते हैं। मैंगो और सैंडी पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन गजौधर की गुस्साई आंखें उन्हें वहीं रोक देती हैं। विक्रांत की कार स्टार्ट होती है और निकल जाती है। मुंबई, एक कॉजी रेस्टोरेंट, हल्की रोशनी, धीमा म्यूजिक और कोने की टेबल पर बैठे 2 लोग, तेजस और नीति। दोनों के बीच कैनफी की भाप और अनकही बातों की परछाइयां तैर रही थीं। नीति ने आज तेजस का फेवरेट नीला अम्ब्रेला सूट पहना था। बाल खुले थे, चेहरा थोड़ा थका हुआ, आंखें लाल। तेजस के सामने बैठी नीति ने कांपते हाथों से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। अब जब हम एक नहीं रहे, नीति की आवाज हल्की पर भारी थी, तो इन निशानियों को रखकर भी क्या करना? शायद इन्हें लौट आकर कुछ खत्म कर पाऊं मैं। तेजस ने कुछ सेकंड तक उस बॉक्स को देखा, फिर उसकी भीगी आंखों की तरफ देखा। उसके होंठ सख्त थे, लेकिन दिल पिघल चुका था। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। नीति, उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी हूँ, सच में। बात इतनी जल्दी हुई कि दिमाग सुन्न पड़ गया था। सोच भी नहीं पाया कि क्या सच है और क्या झूठ। बस गुस्से में बह गया। नीति ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। आंसू आंखों से बाहर आने को तैयार थे। अगर हमारे बीच भरोसा होता तो तुम उस फोटो पर यकीन करने से पहले मेरी आंखों में झांकते। तुमने मेरी बात सुनी भी नहीं तेजस। एक झूठी तस्वीर ने तुम्हारे फैसले बदल दिए और मेरी जिंदगी का रुख। तेजस ने झुकी नजरों से उसे देखा, फिर एक पल को उसकी तरफ झुका। उसकी आवाज में जुनून था, वो बेचैनी जो सिर्फ सच्चा प्यार दिखा सकता है। ऐसे कैसे कह दिया कि भरोसा नहीं था? अगर तुम पर यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ मिलने क्यों बुलाता? और तुम किसी और के साथ फोटो में थी, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। सोचो मेरी हालत क्या हुई होगी। मेरी नींदें उड़ गई थीं। मन में एक ही सवाल, ये फोटो सच है या धोखा? नीति की आंखें भर आईं, उसकी आवाज कांपने लगी। तेजस, मैं सच कह रही हूँ, वो फोटो में मैं नहीं हूँ। किसी ने मेरे चेहरे को किसी और की तस्वीर पर एडिट किया है। मुझे बदनाम करने की साजिश है ये। तेजस ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ किया। मैं मानता हूँ, और अब सब कुछ साफ करने के लिए खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। बहुत जल्दी सब सामने आ जाएगा, सच भी और वो हरामी भी जिसने ये सब किया। नीति ने सिसकते हुए सिर हिलाया। हमारे पेरेंट्स अब एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया है कि अब उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं, और तुम्हारे घर में भी मुझे अपशब्द कहे गए थे। अब शादी का सवाल ही नहीं उठता। तेजस ने गहरी सांस ली और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर गंभीर स्वर में बोला, अगर हमारे घर वाले नहीं माने तो ठीक है, मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। मंडप नहीं तो मंदिर सही, 4 लोग नहीं तो भगवान ही गवाह सही, लेकिन अब तुम्हें खोने नहीं दूंगा। नीति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, आंखों में नमी अब थोड़ी उम्मीद में बदल गई थी।
तुम पागल हो तेजस, वो मुस्कुराकर बोली। हाँ पागल हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे प्यार में, तेजस ने कहा, और दोनों मुस्कुरा दिए। लेकिन वहीं कुछ दूरी पर रेस्टोरेंट की दूसरी टेबल पर बैठा एक आदमी चुपचाप मोबाइल कैमरा से इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने वीडियो रोककर स्क्रीन पर देखा और बड़बड़ाया, बड़ा प्यार उमड़ रहा है, अब देखो ये प्यार कैसे तबाह होता है। वही दूसरी तरफ शादी के बाद पहली बार अंशा कॉलेज आई थी। चेहरे पर वही पुरानी चमक, होंठों पर शरारती मुस्कान, मांग में चमकता सिंदूर और गले में सोने का मंगलसूत्र में विक्रांत के नाम का वी बना हुआ था। जैसे ही अंशा अपने बॉडीगार्ड के साथ कॉलेज गेट के अंदर आई, सामने पहले से जमा आधा दर्जन लड़कों की टीम एकदम रेड कारपेट मोड पर थी। हाथों में गुलाब, जेब में गिफ्ट और दिल में टपकती उम्मीद। पहला लड़का जोश में बोला, आ गई हमारी क्वीन, अब तो बस रानी के बिना दीवाना टाइप गाना चला दो। दूसरा लड़का गुस्से में बोला, पर ये मंगलसूत्र क्या देख लिया यार, दिल ऐसे फटा जैसे प्रैक्टिकल की कॉपी चूहा काट जाए। तीसरा लड़का गहरी सांस लेकर बोला, फिर भी शादी की मुबारकबाद तो बनती है, वैसे भी अब हम सिर्फ दोस्त हैं, अंदर से जलते हुए दोस्त। 4 बॉडीगार्ड्स ने अंशा को चारों तरफ से घेर लिया। सब काले चश्मे, कड़क मूड, जैसे कॉलेज नहीं सीबीआई का ऑपरेशन चल रहा हो। वो सब लड़के अंशा के पास आए। चौथा लड़का गुलाब देते हुए बोला, हाय अंशा, शादी की बहुत बहुत बधाई। पांचवा लड़का दिल पर हाथ रखते हुए मन में बोला, अंशा तेरे बिना हमारी जिंदगी वैसे ही अधूरी है जैसे मैगी बिना मसाला। छठा लड़का भी अपने मन में बोला, और ये मंगलसूत्र, इससे ज्यादा भारी तो हमारी किस्मत है अंशा, जिसमें तुम नहीं हो। अंशा हंसते हुए गुलाब लेती है, फिर अपने ही अंदाज में चुटकी बजाते हुए उन सब लड़कों से बोलती है, दोस्त मेरी शादी में शामिल ना हो पाने का दुख तुम सबको है, इसलिए तुम इतना इमोशनल ड्रामा कर रहे हो ना। वो सब लड़के दांत दिखाते हुए बोले, हाँ यही बात है अंशा। तभी सबसे एग्रेसिव बॉडीगार्ड आगे आता है। उसकी आंखें सूरज से ज्यादा तेज और मूड जैसे कोई बम फटने वाला हो। बॉडीगार्ड कड़क आवाज में उन लड़कों से बोला, मैम को क्लास में जाना है। बहुत हो गया गुलाब गुलशन गुलफाम। लड़के एक दूसरे को घूरते हुए पीछे हटने लगते हैं, लेकिन अंशा तुरंत बॉडीगार्ड की ओर पलटती है। प्यारे अंदाज में बोली, अरे बॉडीगार्ड, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें यूं डरा धमका के भगाओ मत। बॉडीगार्ड चुप हो गया। अंशा मुस्कुराते हुए आगे कहा, और हाँ, आप लोग पूरे कॉलेज को मेरी और विक्रांत सर की शादी की पार्टी दे दो। प्रोफेसर, स्टूडेंट, वॉचमैन, कैंटीन वाला कोई छूटना नहीं चाहिए। बॉडीगार्ड सिर झुकाते हुए बोला, मैम बॉस का पहले से ऑर्डर था, कॉलेज हॉल में पूरा अरेंजमेंट हो चुका है, जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होगी डीजे बजेगा और केक कटेगा। अंशा चहकते हुए बोली, वाह, अब तो कॉलेज में भी शादी स्पेशल सेलिब्रेशन चलेगा। अंशा क्लास की ओर चल पड़ती है। बॉडीगार्ड्स उसके साथ चलते हैं, पर उसके पीछे आशिक मंडली बड़बड़ाना शुरू कर देती है। पहला लड़का नाक सिकोड़ते हुए बोला, ये बॉडीगार्ड है या चलता फिरता राक्षस, हर वक्त तैनात। दूसरा लड़का जलते हुए बोला, और विक्रांत, उनका तो नाम सुनते ही मेरा बीपी हाई हो जाता है, वो डाकू चोर लुटेरा है, हमारी अंशा को लूट कर ले गया। तीसरा लड़का बोला, अब क्या ही करे, अंशा हमारी किस्मत नहीं रही, लेकिन उस पार्टी में केक तो खाएंगे ही। चौथा लड़का बोला, और हाँ, डीजे पर तेरे बिना जीना लगे घर में जरूर बजवाऊंगा, पूरी फील आनी चाहिए। पांचवा लड़का आगे बोला, मैं तो डीजे पर भी खुद ही में सनम उठ गए जो कदम पर ब्रेक डांस मारूंगा, ताकि अंशा को लगे हम अब भी जिंदा हैं। छठा लड़का दर्द भरी आवाज में बोला, और मैं पार्टी में विक्रांत जी से हाथ मिलाकर कहूंगा, भाई ले तो गए हो पर संभाल सकोगे। हाँ, सब दर्द में ठहाके लगाते हैं, लेकिन आंखों में वही दर्द जो एक्स की शादी में बिरयानी खाते वक्त महसूस होता है। वही अंशा क्लास में दाखिल होती है। सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर हैरानी और जलन का परफेक्ट मिक्स। एक लड़की फुसफुसाते हुए दूसरी से बोली, कसम से ये अंशा ना पहले भी टॉपर थी, अब रॉयल भी हो गई, मिस्टर ओबेरॉय की दुल्हन बनकर। दूसरी लड़की जलते हुए बोली, इसका ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव मंगलसूत्र तो देखो। प्रोफेसर बड़ी ही रिस्पेक्ट से अंशा से बोली, अंशा बेटा आज जल्दी क्लास खत्म होगी, वैसे तुम्हारे हस्बैंड के साथ फोटो मिल सकता है क्या। अंशा चुलबुली मुस्कान के साथ बोली, सर वो फोटो के लिए लाइन पहले ही लंबी है, आप नोट बना लीजिए, नंबर आने पर बुला लूंगी। क्लास में सब ठहाका लगाते हैं। अंशा अपने पुराने चुलबुले अवतार में वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार उस सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ जो बताता था, अब वो सिर्फ किसी की प्रिंसेस नहीं रानी बन चुकी है। लेक्चर के बाद अंशा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी।
और सैंडविच खा रही थी। विकी उसके हाथ से सैंडविच छीनते हुए खुद खाते हुए बोला, ओ भूख की देवी, 2 मिनट तो सांस ले ले। तू सैंडविच के पीछे ऐसी पड़ी है जैसे कश्मीर की ठंड में रजाई। अंशा उसके पेट में पंच मारते हुए बोली, अबे ओ मच्छर के वजन वाले पठान, तू खुद तो 2 दिन में एक बार नहाता है और मुझे भूख का ताना मार रहा है। वैसे भी तू डेनिस जीजू को जानता ही कितना है। बंदा ऊपर से हंसमुख, अंदर से गूगल के डार्क मोड जैसा डेंजरस है। विकी मुंह बनाकर बोला, तू तो ऐसे बोल रही जैसे डेनिस जीजू की सीवी खुद तूने टाइप की हो। अंशा घूरते हुए बोली, और क्या, लोग समझते हैं बंदा बड़ा शरीफ है, पर असल में उसकी एक्स लवर्स की गिनती करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए। शादी से पहले उसकी 1 डजन गर्लफ्रेंड्स थी और तू उस चंदन के कहने में आकर उन्हें चैलेंज देने चला है। होश में है? विकी उसकी पीठ में मुक्का मारने ही वाला था, तभी दूर से बॉडीगार्ड आंखें तरेरते हैं और इशारा करते हैं, हाथ लगाया तो गोली पेल देंगे। विकी अंशा के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए धीरे से बोला, यार तेरे ये बॉडीगार्ड्स मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैंने उनके बर्थडे का केक खा लिया हो। अंशा कॉफी का कप उठाते हुए बोली, उनका तो काम ही है डर फैलाना। तू टेंशन मत ले, वो सिर्फ डराते हैं, गोली वोली नहीं चलाते। अक्सर, विकी सिर खुजाते हुए बोला, अच्छा मतलब आधा डर असली है, आधा तसल्ली का। अंशा विकी को घूरते हुए बोली, तू मेरे बैंडीगार्ड की छोड़, तू उस चंदन की बातों में आ गया। वो तो फ्री का ड्रामा देखना चाहता है, तुझे और दादू को भड़का के पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा है। डेनिस जीजू शादी के बाद बदल गए हैं। विकी गुस्से से बोला, तू कहेगी ही, तुझे उर्वशी दी की फिक्र क्यों होगी, तेरी सगी थोड़ी है, कल को कुछ गड़बड़ होती है तो तेरा क्या जाएगा। अंशा भौं चढ़ाते हुए बोली, अबे ओ सड़ी हुई भावनाओं के समुंदर, इतना इमोशनल कौन होता है यार। कैंटीन में लोग समोसे खा रहे हैं, तू यहाँ संडे का सीरियल बना रहा है। चल बता, करना क्या है। विकी उदासी ओढ़ते हुए बोला, चंदन बता रहा था डेनिस जीजू की एक गर्लफ्रेंड थी, प्रिया। उसे वो दादाजी से मिलवाने वाला था, लेकिन वो लड़की रातों रात ही गायब हो गई, ऐसे ही अचानक। प्रिया का नाम सुनते ही अंशा का चेहरा उतर जाता है। मधु धीरे से पूछती है, अंशा तुझे कुछ पता है प्रिया और जीजू के बारे में। अंशा सिर झुकाते हुए कहा, हाँ पता है, पर सॉरी विकी, मैं कुछ बता नहीं सकती। विकी फौरन इमोशनल ड्रामा चालू करते हुए बोला, हाँ मत बता, वैसे भी मैं और उर्वशी दी तेरे कौन है, तू तो बस कॉलेज की क्वीन, हम तो गरीब प्रजा हैं। मधु सिचुएशन संभालते हुए बोली, विकी प्लीज, जो भी था वो शादी से पहले था, पास्ट में झांक झांक कर प्रेजेंट क्यों जला रहे हो। विकी सीरियस होकर बोला, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि दी ने मेरी परवरिश ऐसे की है जैसे माँ बाप दोनों हो। अगर किसी ने उनके साथ कुछ गलत किया तो मैं कानून वूनून नहीं देखूंगा। अंशा चुपचाप उसके मुंह में गरम समोसा ठूंस देती है। अंशा मस्ती से बोली, ले पहले ये खा, तेरे इमोशन पेट से आ रहे हैं लगता है। और मधु, वो नीति कहाँ गायब है। मधु कंधे उचकाते हुए बोली, वो तो कई दिनों से कॉलेज आई ही नहीं, फोन भी उठाती नहीं। ओबेरॉय इंडस्ट्री विक्रांत का कैबिन। कमरा एकदम हाई टेक, स्टाइलिश और शांत था। विक्रांत अपने लैपटॉप पर झुका बैठा था, उसकी नजरें स्क्रीन पर गड़ी थीं। बगल में डेनिस खड़ा था, दोनों एक ही फुटेज देख रहे हैं। अंशा अपने कॉलेज की कैंटीन में अपने गैंग के साथ सैंडविच की पार्टी कर रही है। विक्रांत ने सिग्नेचर कोल्ड टोन में कहा, डेनिस, इससे पहले कि किसी तीसरे के मुंह से उर्वशी को प्रिया की कहानी सुनाई दे, खुद ही सब बता दे, वरना वो तुझे चीटर नो एक समझेगी। डेनिस एकदम तमतमाया हुआ टेबल पर जोर का पंच मारता है। ठाक भाई, ये लोग मेरी शादीशुदा जिंदगी के दुश्मन बना बैठे हैं, जैसे उन्हें मेरा रोमांस हजम नहीं हो रहा। कभी वो बुढ़ा बीच में कूदता है तो कभी वो विकी, और अब ये चंदन। उर्वशी के साथ चाय तक पीना दूभर हो गया है। विक्रांत उसके कंधे पर हाथ रखकर सीरियस अंदाज में बोला, ड्रामा बंद कर और सीधे सीधे उर्वशी को उठा के हनीमून पर ले जा, स्विट्जरलैंड जा, सारा पुराना कचरा वहीं फेंका, बर्फ में रोमांस कर और सब सुलझा ले। डेनिस जैसे बिजली से चार्ज हो गया, खुशी से विक्रांत के गले लग गया। भाई, तू तो दिल की बात बिना बोले पढ़ लेता है। विक्रांत उसकी पीठ पर हल्का धक्का मारता है और झटकते हुए कहता है, गले लगाने का कोटा तेरी बीवी के लिए रख, मुझसे फ्री में इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं। दोनों एक साथ डेविल स्माइल करते हैं और फिर विक्रांत घड़ी देखकर सीधा हो जाता है। चल, अब मीटिंग का टाइम हो गया है। क्लाइंट हमसे इमोशंस नहीं डील्स चाहता है। डेनिस मस्ती में बोलता है, ठीक है बॉस, आज दिल की मीटिंग हुई, अब दिमाग की बारी। दोनों स्टाइल में चलते हुए कैबिन से बाहर निकलते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थक, कॉलेज का ऑडिटोरियम शाम 4 बजे।
क्लास खत्म होते ही पूरा कॉलेज उबलते तेल जैसा गरम पार्टी मोड ऑन। कैंटीन वाला प्लेटें धोते हुए कह रहा था, आज तो मेरी भी लॉटरी लग गई, शादी की पार्टी है मतलब फ्री समोसे। स्टूडेंट्स अपनी अपनी ड्रेस अप कर रहे थे, जैसे अंशा की शादी में बाराती बन के आए हों। ऑडिटोरियम का गेट खुलते ही रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की सजावट और बीच में कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्रांत एंड अंशा का बड़ा सा बोर्ड। डीजे भाई पहले से तैयार। भाई आज कोई सैड सॉन्ग नहीं, सीधा पंजाबी ठुमका चलेगा, एक लड़का बोला। पक्का? विक्रांत जी आ गए तो कहीं डीजे को ही ना ऑफ करवा दें। दूसरा लड़का बोला, अबे डर मत, ये आज की पार्टी में हम नहीं झूमेंगे तो दिल में दर्द और पांव में बवासीर हो जाएगी। तभी अंशा अंदर आती है, रेड कलर के प्रिंसेस गाउन में, सिंदूर दमकता हुआ, मंगलसूत्र झूलता हुआ और साथ में उसके 4 सुपर हीरो टाइप बॉडीगार्ड्स। स्टूडेंट्स तालियों की बारिश कर देते हैं। वाओ अंशा, क्वीन, लव यू अंशा। अंशा दोनों हाथों से सबको फ्लाइंग किस देती हुई स्टेज पर जाती है। अंशा माइक पकड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे पुराने कॉलेज वालों, आज मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा चैप्टर आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। तो खाओ, पियो, नाचो और हाँ, जो मेरे पुराने आशिक लोग हैं वो भी दिल पर पत्थर रखकर डांस कर सकते हैं। सब लोग ठहाका मारती है। विकी मधु से बोला, अच्छा है विक्रांत जीजू यहाँ नहीं है, वरना अंशा की हरकतों को देख तो इसकी खैर नहीं थी। तभी अचानक कॉलेज के गेट के बाहर से एक ब्लैक BMW रुकती है। 4 बॉडीगार्ड्स और एक आदमी बाहर उतरता है। काले सूट, एक्सपेंसिव वॉच और वो डार्क शेड्स जो सूरज को भी शर्मिंदा कर दें। ये और कोई नहीं, विक्रांत था। विक्रांत रौबदार चल में अपने बायंडीगढ़ के साथ कॉलेज का ऑडिटोरियम में पहुंचता है। विक्रांत को देखकर मधु बोली, लो आ गया शेर, अब इन गधों का क्या होगा? अंशा का एक आशिक बाकियों से बोला, मैं तो बस नमकीन खाऊंगा चुपचाप, पार्टी अटेंड करना है, अंतिम संस्कार नहीं। विक्रांत सीधा स्टेज की ओर बढ़ता है। उसके कदम जैसे पूरे हॉल का बैकग्राउंड म्यूजिक बदल दें। स्टूडेंट्स साइड में हो जाते हैं जैसे मूसेस ने समुद्र का रास्ता बनाया हो। अंशा हंसते हुए माइक में बोली, लो जी आ गए मेरे मिस्टर इंडिया, शादी की पार्टी में अब असली हीरो की एंट्री हो चुकी है। विक्रांत एरोगेंट एटीट्यूड में माइक पर बोला, अंशा मुझे नहीं पता तुम कॉलेज में क्वीन थी, लेकिन अब तुम मेरी रानी हो और आज से मैं पूरे कॉलेज का जीजू हूँ। ऑडियंस, आओ गर्ल्स, लव यू जीजू, एक लड़की बोला। कसम से विक्रांत जैसे बंदे के लिए तो मैं भी अंशा बन जाऊं। दूसरी लड़की बोली, रुको बहन, ऐसे सपने मत देखो, बड़ा दर्द होगा। वही डीजे वाला बोला, और अब न्यूलीवेड कपल के लिए एक स्पेशल डांस नंबर सॉन्ग, तेरे वास्ते मरा मरा। अंशा और विक्रांत डांस फ्लोर पर आते हैं। विक्रांत की सीरियस पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे पिघल रही थी अंशा की मस्ती में। वो जब अंशा को घुमाकर पकड़ता है तो उसकी कमर पर हाथ रखते ही अंशा हंस पड़ती है। हब्बी, ये कॉलेज है, हमारे बेडरूम नहीं। ऑडियंस फिर ठाके। पीछे से 5वां लड़का बोला, अबे यार, एक लड़का बिजनेसमैन, ऊपर से हीरो निकला, ये जुल्म है। 6ठा लड़का गहरी सांस लेकर बोला, मैं तो बस केक खाकर ब्रेकअप कर लूंगा अपने सिंगल स्टेटस से। पार्टी के आखिरी में विक्रांत सबको थैंक्स कहता है, लेकिन अपने स्टाइल में। विक्रांत कोल्ड वॉइस में बोला, जो अंशा की खुशी में शरीक हुए उनका शुक्रिया, और जो अब भी उसे आंख मारने की सोच रहे हैं उनके लिए मेरे गनमैन काफी हैं। सारे लड़के सीधे प्लेट लेकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अंशा मुस्कुराते हुए सबसे बोली, अबे ओ कोई चिढ़े ना, तुम सबने मुझे स्पेशल फील कराया और पार्टी के बाद सबको इंस्टा स्टोरी में टैग भी करूंगी। डीजे वाला बोला, अगला सॉन्ग साजिश ये कैसी, सिंगल लोगों के लिए डेडिकेटेड। और अंशा के आशिकों का झुंड स्लो मोशन में पिज्जा खाते हुए डांस करता है। विक्रांत अंशा को कुछ देर बाद ही पार्टी से ले गया था। पार्टी खत्म होने के जब सब ऑडिटोरियम बाहर निकल रहे थे तो नोटिस बोर्ड पर भी लिखा था, वार्निंग, अंशा अब शादीशुदा है। लड़के लाइन में लगने की गलती न करें, अंशा के आशिकों का मुंह बन जाता है। वही डेनिस का घर। किचन में उर्वशी शेफ के साथ डिनर की तैयारी में लगी हुई थी। हाथों में मैरिनेटेड चिकन, चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में ढेर सारे प्लान्स। उधर लिविंग रूम में विक्की अपने दादाजी के साथ सोफे पर बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा था। साउंड ऑन, मस्ती चालू। दादू विक्की से पूछते हैं, कॉलेज की पार्टी कैसी रही? विक्की गहरी सांस लेकर बोला, दादू आपको वहाँ होना चाहिए था, पार्टी में फूल ऑन धमाल हुआ। दादू मुस्कुराते हैं। डिंग डोंग, डोरबेल बजती है। उर्वशी फटाफट हाथ पोंछते हुए दरवाजे की तरफ भागती है, मगर तब तक विक्की पहले ही दरवाजा खोल चुका होता है। डेनिस सामने खड़ा था, टाई थोड़ी ढीली,
बालों में हवा और चेहरे पर वही पुराना तेज व्यंग्य। डेनिस विकी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, दरवाजा खोलने का इतना शौक है तो ओबेरॉय इंडस्ट्री में दरबान की नौकरी लगवा दूं। शौक भी पूरा हो जाएगा और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। विकी हंसते हुए डेनिस से बैग लेकर बोला, जीजू, आप तो कमाल के जोकर हैं। दीदी किचन में थी, इसलिए मैंने सोचा दरवाजा मैं ही खोल दूं। डेनिस ने सिर हल्के से पीछे घुमाकर उर्वशी की तरफ इशारा किया, जो मुस्कुराती हुई दरवाजे के पास खड़ी थी। डेनिस तंज में मारते हुए बोला, कभी मुझे भी अपनी बीवी की सर्विस लेने का मौका दे दिया कर विकी। देखो कैसे बेचारी मासूम सी खड़ी है पीछे। उर्वशी दोनों की यह प्यारी सी नोक झोंक देखकर मुस्कुरा उठती है। फिर उर्वशी थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, दोनों दरवाजे पर ही खड़े रहने वाले हो क्या? अंदर भी आ जाओ, डिनर बन ही गया है। विकी ने बैग उर्वशी की तरफ बढ़ाया। वो बैग लेते हुए प्यार से उसके कान खींच देती है। उर्वशी शरारती लहजे में बोली, विकी, जरा यही हरकतें अपने दूसरे जीजू के सामने करके दिखा देना, फिर समझ में आएगा फर्क। डेनिस ने विकी को ऊपर से नीचे स्कैन किया, फिर मजाकिया टोन में बोला, विक्रांत तो इसकी 206 हड्डियों की एक्सरे रिपोर्ट बनवा देगा सीधा। सभी ठाका मारकर हंस पड़ते हैं। फिर डेनिस दादाजी को आदर से हेलो करता है और उर्वशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे की ओर ले जाता है। कमरे में पहुंचते ही डेनिस अचानक उर्वशी को अपनी गोद में उठा लेता है। उर्वशी चौंकती है, लेकिन चेहरा खिल उठता है। डेनिस खुश होकर बोला, वाइफी, कल सुबह हम उड़ रहे हैं, सीधे स्विट्जरलैंड, हमारा हनीमून। उर्वशी आश्चर्य से बोली, क्या सच में हम जा रहे हैं? डेनिस ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसके होठों पर हल्की सी किस कर दी। डेनिस धीरे से कहा, हाँ, और अब कोई रोके या टोके हमें फर्क नहीं पड़ता। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए खुद को डेनिस की बाहों में और कस लिया, फिर उसके होठों पर अपना प्यार जता दिया, एक गहरी, सच्ची और रोमांटिक किस के साथ। जयपुर ओबेरॉय पैलेस। शोभित और उसका परिवार दिल्ली लौट चुका था। पैलेस के आलीशान डाइनिंग हॉल में पूरा शाही परिवार एक साथ डिनर कर रहा था जब पैलेस के दरवाजे पर एक जबरदस्त एंट्री हुई। ब्लैक नेट की साड़ी में लिपटी, एटीट्यूड से लबरेज लड़की कैटवॉक करते हुए भीतर आई। उसके पीछे पीछे 5 बॉडीगार्ड, जैसे किसी रॉयल सेलिब्रिटी की एंट्री हो। वो सीधा डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी और वहां बैठे गजेंद्र सिंह के पास जाकर झुकी। दादाजी, कैसे हैं आप? गजेंद्र जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। हम तो ठीक हैं शाइना बेटा, तुम कैसी हो? शाइना की मुस्कान थोड़ी चुभती हुई थी। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ दादाजी, जब मेरे होने वाले पति की शादी किसी और से करवा दी गई हो। टेबल पर बैठे अर्पिता, सौम्या और अंकिता एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। वैदेही ने तुरंत तीनों लड़कियों से कहा, राजकुमारियां, अपने कमरे में जाओ। तीनों चुपचाप उठकर चली गईं। शाइना बाकी बड़ों के पैर छूती हुई सबसे आशीर्वाद लेती है। कुमुद जी उसे अपने पास बैठने का इशारा करती है। जैसे ही शाइना बैठती है, वो सीधे वैदेही की ओर देखकर कहती है, सासू माँ, मेरे मंगेतर के फेरे आपने किसी सड़क छाप लड़की से करवा दिए, क्यों? मोहिनी ने गहरी सांस ली। शाइना बेटा, अब तुमसे क्या छुपाना, मजबूरी थी इसलिए करनी पड़ी वो शादी। मोहिनी सब कुछ विस्तार से बताती है, विक्रांत, अंशा और भेड़ियों की प्रॉब्लम का राज। बात खत्म होते ही शाइना की आंखों में चिंगारी सी चमक उठती है। अगर काम निकल गया है उस लड़की से तो 2-4 नोट मारो उसके मुंह पर और बाहर का रास्ता दिखाओ। नहीं कर सकते आप लोग तो बोलिए, मैं खुद कर दूंगी। पैलेस में खामोशी छा गई। शाइना मोहिनी की इकलौती बहन की बेटी थी। पेरिस में पली बड़ी, बिजनेस संभालती थी और बचपन से विक्रांत की दीवानी थी। पहले परिवार भी यही रिश्ता तय मानता था जब तक वो प्राचीन शाप वाली कहानी सामने नहीं आई थी। मोहिनी वैदेही और रघुवेंद्र जी की ओर देखती है। अब क्यों चुप हैं आप सब? क्या आपने अंशा को सच में इस घर की बहू मान लिया है? रघुवेंद्र जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। तुम दोनों की इतनी औकात नहीं कि हमसे सवाल पूछो। अंशा को हमारे महादेव ने चुना है विक्रांत के लिए, और कान खोलकर सुन लो, इस घर की बड़ी बहू वही है, बस। वैदेही ने सख्ती से कहा, शाइना बेटा, तुम किसी और अच्छे लड़के को ढूंढ लो। विक्रांत अब सिर्फ अंशा का है और वो भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। शाइना की मुस्कान अब और तीखी हो गई। ओह, अब तो विक्रांत भी उस लड़की से प्यार करता है। उसने जैसे चुपके से खुद से ही सवाल किया। पीयूष बीच में बोल पड़ा, शाइना, ये सिर्फ शादी नहीं है, ये तो मोहब्बत की दीवानगी है। बिग ब्रो अंशा के लिए जान भी दे सकते हैं।
लेकिन शाइना अब भी मुस्कुरा रही थी। अगर विक्रांत उससे इतना प्यार करता है तो उनके बीच आने वाली मैं कौन होती हूँ। सबको लगा जैसे वो मान गई हो, लेकिन असल बात तब सामने आई जब मोहिनी उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचते ही शाइना का नकाब उतर गया। उसने गुस्से में मेज पर रखा फूलदान उठाकर जोर से फेंका। विक्रांत सिर्फ मेरा है मासी, मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मोहिनी ने उसके कंधे पकड़कर शांत करवाया। शाइना बेटा, होश में रहो, अभी सब्र का वक्त है, सही समय पर सही चाल चलेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कमरे के बाहर बिल्लू सब कुछ सुन चुका था। उसके चेहरे पर शरारती हंसी और आंखों में पागलपन था। मेरी बेबी डॉल को टच भी किया तो शाइना नाम की ये लेडी सीधे हॉस्पिटल पहुंचेगी। बिल्लू ओबेरॉय का वादा है ये। कुछ ही देर बाद जैसे ही मोहिनी और शाइना सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं, तभी अचानक बिल्लू छत से उछलकर उनके सामने आ गिरा। सपक! एक जोरदार आवाज के साथ तीनों का बैलेंस बिगड़ा और मोहिनी व शाइना धड़ाम से नीचे जा गिरी। बिल्लू सीढ़ियों के कोने में बैठकर हंस रहा था। मेरी बेबी डॉल के साथ कोई पंगा ले और मैं कुछ न करूं। बिल्लू ओबेरॉय के रहते उसकी तो किस्मत भी टकराकर मुड़ जाती है। ओबेरॉय विला के किचन में अंशा अपने हाथों से विक्रांत के लिए ड्राई फ्रूट वाला दूध बना रही थी। तभी पीछे से मैंगो आता है और कहता है, मम्मा, डैडी ने आपको कमरे में बुलाया है। अंशा उसके माथे पर प्यार से किस करती है। ठीक है बेबी, तुम जाओ, मैं डैडी के लिए पानी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में अंशा पानी लेकर कमरे में पहुँचती है। सामने से विक्रांत बाथरूम से बाहर आता है, गीली बॉडी, सिर से पानी टपकता हुआ और बस कमर पर टॉवल लपेटे। अंशा की नजरें एक पल के लिए ठहर जाती हैं। उसकी निगाहें विक्रांत के मस्कुलर शरीर और चेहरे पर जम जाती हैं। वो जैसे ही पास आता है, उसके गर्म सांसें अंशा के कानों से टकराती हैं। हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है, आज रात डिनर में सिर्फ खाना होगा या कुछ और भी? अंशा हल्का सा शर्मा जाती है। उसकी पलकों में हिचक थी, लेकिन मुस्कुराहट भी छिपी नहीं। विक्रांत उसके हाथ से पानी का ग्लास लेकर साइड टेबल पर रख देता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कांप क्यों रही हो? विक्रांत पूछता है और अंशा धीरे से जवाब देती है, मुझे आपको ऐसे देखकर बहुत शर्म आ रही है। विक्रांत उसके गाल पर हल्का सा किस करता है, फिर उसी जगह हल्की सी बाइट लेता है। तुम्हारी ये मासूमियत ही तो मुझे तुम्हारे और करीब लाती है। अंशा मुस्कुराते हुए विक्रांत के गाल पर किस करती है। आई लव यू हबी। हर रोज इतना प्यार देने के लिए। फिर दोनों के बीच एक प्यारा सा किस होता है जो उस पल को और भी खास बना देता है। तभी अचानक दरवाजा खुला छोड़ने का नतीजा सामने आता है। सैंडी हंसती हुई अंदर घुस आती है। दोनों को किस करता देख चिल्ला पड़ती है, मैं भी मम्मा डैडी को किस करूंगी। वो कूदकर विक्रांत की गोदी में चढ़ जाती है और कभी उनके गाल पर, कभी अंशा के गाल पर प्यार बरसाने लगती है। बाहर खड़े मैंगो और पेप्सी ये सब देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाते। पेप्सी बोलता है, अब ये बिल्ली तो गई काम से, डैडी से पिटेगी आज। मैंगो याद दिलाता है, हाँ, पिछली बार जब उसने प्लेन में हमें फंसा दिया था, डैडी ने हमें बाथरूम में बंद कर दिया था। अब देखो डैडी इस बार क्या करते हैं। लेकिन उनकी आंखें तब हैरानी से फैल जाती हैं जब विक्रांत सैंडी को डांटने की बजाय उसके माथे पर किस करके बोलता है, मेरी प्रिंसेस को मम्मा, डैडी से कितना प्यार है जो हमारे किस में भी साथ देने आ गई। सैंडी म्याऊ जैसी आवाज में क्यूट एक्सप्रेशन देती है, हाँ डैडी, म्याऊ म्याऊ। अब पेप्सी और मैंगो अपना माथा पकड़ लेते हैं। ये सैंडी तो हमसे भी ज्यादा चालाक निकली यार। फिर एक साथ दीवार की तरफ सिर झुकाते हुए बोलते हैं, प्लान फेल हो गया। तभी रूम से विक्रांत की आवाज आती है, तुम दोनों भी कभी कभी मम्मा डैडी को प्यार कर लिया करो। अब दोनों भाई भी दौड़ते हुए आते हैं और अपने मम्मा डैडी को गालों पर प्यार से किस करते हैं। अंशा की आंखों में खुशी झलक रही होती है। वो सबको देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, ओबेरॉय फैमिली की क्यूट फैमिली किस। संडे की प्यारी सुबह थी। हल्की धूप गार्डन के गुलाबों पर थिरक रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट, बेबीज की खिलखिलाहट और अंशा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। आज ना तो विक्रांत ने रात में ज्यादा छेड़ा और ना ही अंशा को अपनी नखरेबाजी दिखाने का मौका मिला। वो जल्दी उठ गई थी। अंशा झूले पर बैठी थी, गोद में सैंडी थी, साथ में मैंगो और पेप्सी भी गार्डन में उछल कूद कर रहे थे। सामने विक्रांत शर्टलेस होकर पुशअप कर रहा था। सूरज उसके मस्कुलर बदन को ऐसे चूम रहा था जैसे खुद सुबह भी उस पर फिदा हो गई हो। सैंडी उछलकर अंशा की गोद में बोली, मम्मा देखो ना डैडी कितने स्ट्रांग हैं, सुपर हीरो जैसे।
मैंगो और पेप्सी ने एक साथ हामी भरी जैसे बोल रहे हो। हाँ हाँ, हमारे डैडी नंबर 1। अंशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मम्मा से बेहतर कौन जानता है कि डैडी कितने पावरफुल हैं। रात को भी मेरी कमर की हालत पूछो मत, सैंडी ने भोलेपन से पूछा। कमर को क्या हुआ मम्मा? अंशा को तब एहसास हुआ कि वो फ्लो में जरा ज्यादा ही सच बोल गई थी। जल्दी से बात मोड़ते हुए बोली, मतलब कल रात तो मम्मा ने बहुत झाड़ू पोंछा किया था ना, थक गई थी। पेप्सी ने सिर टेढ़ा करते हुए कहा। तो फिर डैडी भी तो कमरे में थे, वो बस मुझे मोटिवेट कर रहे थे, अंशा ने घबराई मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसी बीच विक्रांत ने आखिरी पुशअप पूरा किया और सीधे अंशा के पास आकर झूले पर बैठ गया। बालों में पसीना, सीना चमकता हुआ और आंखों में वही जानलेवा मुस्कान। क्या बात है, मेरे चारों गोलगप्पे इतने खुश क्यों हैं? विक्रांत ने अंशा और बेबीज को देखकर पूछा। अंशा ने धीरे से उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, हम उर्वशी दी और डेनिस जीजू को एयरपोर्ट सी ऑफ करने जाने की प्लानिंग कर रहे थे। थोड़ा आउटिंग टाइप। विक्रांत ने झूले से ही उसकी कमर में हाथ डाला और धीरे से कान में फुसफुसाया। स्वीट हार्ट, आज संडे है, मतलब तुम्हारा पूरा दिन मेरा है। आउटिंग सिर्फ मेरी बाहों में होगी, अंशा ने शरारती हंसी के साथ कहा। ओहो, हबी को तो संडे का मतलब ही अलग समझ आता है। सही पकड़ा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उसे झूले से उठाया। अब चलो, तुम्हें सी ऑन ऑफ नहीं, सी ऑन करना है मेरी बाहों में। बेबीज तो पीछे से ओ हो कहते रह गए और विक्रांत सीधे अंशा को गोद में उठाकर कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही दरवाजा धीरे से बंद हुआ। कमरे की खिड़की से हल्की सी धूप छन रही थी। अंशा विक्रांत की बाहों में थी और उसे देख रही थी जैसे दुनिया में उससे खूबसूरत कुछ नहीं। हब्बी, ये गलत है, संडे है, मस्ती का दिन है, अंशा ने बच्चों जैसी आवाज में चिढ़ते हुए कहा। विक्रांत ने उसकी नाक पकड़कर कहा, तो फिर शुरू करें मस्ती? डायलॉग मारने में तो आप मूवी के हीरो को भी पीछे छोड़ देते हो, अंशा ने चुटकी लेते हुए कहा। लेकिन किस करने में नहीं। विक्रांत ने धीरे से उसके होंठों पर हल्का किस किया। अंशा ने उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए मुस्कुराकर कहा, ओह, अब समझा कि आपकी वर्कआउट सिर्फ जिम तक नहीं होती, बेड तक भी एक्सटेंड होती है। विक्रांत ने हंसते हुए कहा, स्वीट हार्ट, आज तो तुम्हारी कैफीन मैं ही हूँ। दिल धड़कने से लेकर सांस रुकने तक सब मेरे कंट्रोल में है। अंशा उसकी इस बात पर खिलखिलाई। लगता है आज सच में संडे स्पेशल बनने वाला है। विक्रांत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम हो ही इतनी स्पेशल, तो दिन कैसे सिंपल हो सकता है? फिर दोनों हंसते हुए बेड पर लेट गए, जहाँ सिर्फ प्यार, मस्ती और एक दूजे की मुस्कानें थीं। थोड़ी देर बाद विक्रांत के सीने पर सिर टिकाए अंशा ने आंखें बंद की हुई थी। उसके चेहरे पर थकान की जगह एक सुकून था। हबी, उसने धीरे से कहा। हम? विक्रांत ने आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया। अब समझ आया कि संडे का असली मतलब क्या होता है। विक्रांत मुस्कुराकर बोला, बस तुम समझती रहो, मैं सिखाता रहूंगा। दोपहर 12 बजे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिन की धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन एयरपोर्ट के वीआईपी टर्मिनल पर अलग ही हलचल थी। सूटकेसों के ढेर, सिक्योरिटी गार्ड्स की सजग निगाहें और सबसे अलग उस चहकते हुए परिवार की मौजूदगी जो अपने 2 खास लोगों को उनके जीवन के सबसे खूबसूरत सफर हनीमून के लिए विदा करने आया था। विकी आज सुबह से ही उत्साहित था। वो अपने बालों में जेल लगाकर स्टाइलिश बनकर आया था, बिल्कुल अपनी दीदी उर्वशी को इम्प्रेस करने की तैयारी में। सैंडी ने अपनी प्यारी सी पिंक फ्रॉक पहनी थी और पेप्सी की बॉडी पर नया रिबन बंधा था। मैंगो भी सफेद बेल्ट लगाए किसी सिक्योरिटी गार्ड से कम नहीं लग रहा था। मधु ने सुबह सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार किया था और अब वो उर्वशी के हाथ में कुछ होममेड स्नैक्स का डब्बा पकड़ा रही थी। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना दी। होटल का खाना हर किसी को सूट नहीं करता। उर्वशी मुस्कुराकर बोली, मैं सिर्फ हनीमून पर जा रही हूँ, पहाड़ी पर नहीं। वहाँ शेफ भी होंगे। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दी, मेरे हाथ का खाना कभी भी किसी शेफ को हरा सकता है। विकी ने आगे बढ़कर उर्वशी को जोर से गले लगाया। दी, आप अपना ध्यान रखना और हम सब बच्चों के लिए अपने हनीमून पर से गिफ्ट लेना मत भूलना। विकी ने गाल पर प्यारा सा चुम्मा देते हुए कहा। उर्वशी ने उसकी बात पर हंसते हुए उसके गाल सहलाए। अच्छा ठीक है, तुम अपना और दादू का ध्यान रखना और दादू को बहुत तंग मत करना। डेनिस ने मुस्कुराते हुए विकी को हल्के से खींचा और बोला, विकी बेटा, बाकी बच्चों को भी उर्वशी से मिलने दो, ऐसे तो अकेले ही ले जाओगे दीदी को। सैंडी तुरंत लपक कर उर्वशी की गोद में चढ़ गई और अपनी भाषा में बोली,
मासी, मैं स्विट्जरलैंड जाऊं आपके साथ, मैं अच्छे से बैग भी पकड़ूंगी। गजोधर उर्वशी को सैंडी की बात समझा देता है। उर्वशी ने सैंडी का माथा चूमते हुए कहा, अरे मेरी जान, अगली बार मासी अपने साथ तुझे भी ले जाएगी, पक्का वादा। इस बार मासी और चाचू थोड़ा घूम आए अकेले। मैंगो ने जैसे ही उर्वशी का ट्रॉली बैग अपने दांतों से पकड़ने की कोशिश की, पेप्सी ने हल्के से भौंका, ट्रॉली नहीं चबानी। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादाजी ने आगे आकर उर्वशी और डेनिस दोनों के सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा, ये दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बने। एक दूसरे का साथ निभाना, हंसी में भी और आंसुओं में भी। डेनिस ने झुककर दादाजी के पैर छुए। आपकी आशीर्वाद ही हमारा सबसे बड़ा लगेज है दादू। बाइंडी गार्ड, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे आया। प्लेन तैयार है, विकी ने तुरंत एक्टिंग करते हुए कहा। अरे कोई रोको, जीजू दीदी को लेके जा रहे हैं, रेस्क्यू मिशन शुरू करो। सभी हंसी में झूम उठे। थोड़ी ही देर में डेनिस और उर्वशी प्राइवेट टर्मिनल की ओर बढ़े। विकी ने दूर से चिल्लाकर कहा, दीदी, स्विट्जरलैंड की बर्फ में हमारी याद में एक स्नोमैन बनाना मत भूलना। उर्वशी पीछे मुड़ी और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। टर्मिनल के ग्लास डोर के पार रेड सिल्क साड़ी में लिपटी उर्वशी और ग्रे सूट में हैंडसम डेनिस जैसे परफेक्ट जोड़े लग रहे थे। प्लेन के दरवाजे के पास जाकर डेनिस ने एक बार फिर उर्वशी का हाथ थामा। तैयार हो मिसेस डेनिस भारद्वाज? हमेशा तैयार, मिस्टर रोमांटिक उर्वशी ने आंख मारी। दोनों प्लेन में चढ़ गए। प्लेन रनवे की ओर बढ़ा और कुछ ही देर में आसमान की ऊंचाई में उड़ता हुआ बादलों के बीच गायब हो गया। कुछ पल के लिए सब शांत खड़े थे। सैंडी ने धीरे से कहा, अब मासी कितने दिन में आएंगी? गजोधर ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, बस कुछ दिन बाद, और बहुत सारी तस्वीरें और चॉकलेट्स के साथ। विकी ने मैंगो और पेप्सी को देखकर कहा, चलो भाइयों, अब घर चलें और दी और जीजू को थोड़ा स्पेस दें हनीमून में। मैंगो ने हामी भरी और सब वापसी की ओर चल दिए। पीछे रह गया सिर्फ एक मीठा एहसास और उर्वशी की वो मुस्कुराहट। ओबेरॉय विला की रात थोड़ी हलचल भरी और थोड़ी हंसी ठिठोली से सजी हुई थी। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों की ओर निकल चुके थे, लेकिन विक्रांत सीधा बेबीज के कमरे की तरफ मुड़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। अंशा एक बड़ी कुर्सी पर बैठी थी और सैंडी उसकी गोद में बैठकर सुबक रही थी। पेप्सी और मैंगो कमरे के एक कोने में बैठे एक दूसरे की पूंछ खींचने में व्यस्त थे। जैसे ही सैंडी ने अपने डैडी विक्रांत को कमरे में आते देखा, वह बिना किसी देरी के अंशा की गोद से कूदकर सीधा विक्रांत की गोद में चढ़ गई और अपने छोटे से चेहरे को उसके सीने में छुपाकर फिर से रोने लगी। अरे मेरी प्रिंसेस को क्या हो गया? ये मोटी मोटी आंखों से आंसू गिराना किसने सिखाया तुम्हें? विक्रांत ने सैंडी की पीठ सहलाते हुए पूछा, मगर जवाब अंशा ने दिया, हब्बी, हमारी लाडली की एक बहुत बड़ी हर्टिंग हुई है। अंशा ने मुंह फुलाते हुए कहा, मानो कोई इंटरनेशनल साजिश हो गई हो। विक्रांत ने मजाकिया लहजे में पूछा, अच्छा क्या हुआ? किसने रुलाया मेरी शहजादी को? नाम बताओ, अभी जाकर कान खींचता हूँ। अंशा ने आंखें बड़ी करके कहा, हनीमून क्राइम हुआ है। उर्वशी दीदी और डेनिस जीजू अकेले स्विट्जरलैंड हनीमून पर चले गए। हमारी लाडली को भी उनके साथ जाना था, मगर किसी ने नहीं पूछा इनसे। हर्ट हो गई है बच्ची। विक्रांत की हंसी छूट गई। सैंडी की मासूम सी डिमांड सुनकर उसका दिल भर आया। उसने सैंडी के सिर पर एक लंबा सा किस किया और बोला, प्रिंसेस, डैडी ऐसा करते हैं, कल शहर में जो भी कपल हनीमून पर जा रहे होंगे, उनमें से किसी के साथ तुम्हें भेज देता हूँ, ओके? चलो अब हंसो। सैंडी ने डैडी की इस फनी बात पर एक सेकंड के लिए सीरियस एक्सप्रेशन दिया, फिर अचानक खिलखिलाकर हंसने लगी। उसका चेहरा अब चॉकलेटी स्माइली बन गया था। विक्रांत ने उसे कसकर अपनी गोद में भरते हुए कहा, जब डैडी फ्री होंगे हम सब मिलकर एक फैमिली हनीमून पर चलेंगे। तुम, मम्मा, मैं, पेप्सी और मैंगो, एकदम धमाकेदार ट्रिप होगी। सैंडी ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भरी, जैसे कह रही हो, डन डील। वहीं अंशा ने पेप्सी और मैंगो की तरफ देखा, जो अब तक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, और आंखें छोटी करके अपनी स्पेशल स्टाइल में बोली, तुम दोनों लड़के देख रहे हो? ये पीदी सी लड़की कितनी जिद्दी हो गई है। इसने तो शैतान को भी अपनी बोतल में उतार लिया, और एक मैं हूँ जो अब तक इस शैतान को बोतल में बंद नहीं कर पाई। भगवान कसम, हर्टिंग हो रही है मुझे। विक्रांत, जो पहले सैंडी को गोद में लेकर खिलवा रहा था, अब अंशा की बात सुनकर सैंडी को बेड पर बैठा दिया और सीधा अंशा के पास आ गया। उसने उसकी कमर में हाथ डालते हुए एकदम फिल्मी अंदाज में कहा, स्वीट हार्ट,
इस विक्रांत ओबेरॉय को अगर किसी ने अपने प्यार की बोतल में उतारा है तो वो सिर्फ तुम हो, और वो भी स्पेशल एडिशन लव बॉटल, लिमिटेड एडिशन। अंशा थोड़ा शर्माई, थोड़ा मुस्कुराई और फिर उसने भी विक्रांत के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। पीछे से पेप्सी ने एक हल्की सी गुर्राहट दी और मैंगो ने उसकी पूंछ खींच ली। विक्रांत ने पीछे मुड़कर कहा, तुम दोनों भी बहुत शरारती हो गए हो, अगली बार तुम दोनों को बोर्डिंग स्कूल भेजूंगा। अंशा चिढ़ गई। बोर्डिंग स्कूल नहीं, शादी करवाओ इन दोनों की, कम से कम किसी का ध्यान बंटेगा। विक्रांत ने कहा, हाँ, और बारात में मैं सैंडी को घोड़ी पर बिठाऊंगा, ब्राइड्समेड बनेगी मेरी प्रिंसेस। सैंडी ने ये सुनकर खुद को बेड से नीचे फेंकने की कोशिश की, जैसे कि वो अभी घोड़ी ढूंढने निकलेगी। अरे ओ मैडम, पहले स्कूल जाओ फिर बारात ले जाना, अंशा ने हंसते हुए कहा। फिर तीनों विक्रांत, अंशा और सैंडी मिलकर कमरे में जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी प्योर थी कि जैसे घर की दीवारें भी मुस्कुरा उठी हों। रात को जब सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, अंशा ने लाइट बंद कर दी और विक्रांत के सीने में सिर रखते हुए कहा, आज का दिन बहुत प्यारा था। सैंडी की मासूम हरकतें, आपका मजाकिया अंदाज, मुझे ना आपका साथ हर दिन वैसा ही चाहिए। विक्रांत ने उसकी नाक पर किस करते हुए कहा, तुम रहो पास तो हर दिन वैलेंटाइन डे जैसा लगता है। बाहर चांदनी बिखरी हुई थी और कमरे के अंदर प्यार, शरारत की खुशबू बस गई थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत का प्राइवेट प्लेन का इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। क्रीम और गोल्डन रंग की थीम में सजे सॉफ्ट लेदर सीट्स, वुडन फ्लोरिंग, वाइन काउंटर और एक तरफ बड़ी खिड़की के पास 2 सीट्स को बेड में बदला गया था। हल्की सी खुशबू पूरे केबिन में फैली थी, लैवेंडर और चंदन की मिली जुली। उर्वशी खिड़की की तरफ देखती रही। नीचे से बादल गुजरते जा रहे थे और उसका चेहरा एक हल्की मुस्कान से सजा था। पीछे से डेनिस धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुम्हें पता है इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? उर्वशी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। क्या? डेनिस उसके कान के पास झुककर धीमे से फुसफुसाता है कि ये सफर तुम्हारे साथ है। उर्वशी की सांसें हल्की सी अटक जाती हैं। वो नजरें झुका लेती हैं। उसके गालों पर गुलाबी रंग गहराने लगता है। डेनिस उसकी ठुड्डी उठाकर कहता है, अब तुम मेरी वाइफ हो। शर्माना बंद करो मिसेस भारद्वाज, वरना मैं और भी ज्यादा छेड़ने लगूंगा तो फिर मैं शर्माती ही रहूंगी। उर्वशी धीरे से कहती है और मुस्कुरा देती है। डेनिस उसकी इस मासूमियत पर दिल हार जाता है। वह उसे खींचकर पास बिठा लेता है। उनके बीच की दूरी अब कुछ इंचों की रह जाती है। डेनिस उसकी आंखों में डूबते हुए कहता है, उर्वशी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ खूबसूरत लगने लगा है, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा भी लगता है। उर्वशी उसकी बात पर धीरे से सिर झुकाती है। उसकी आंखें नम सी हो जाती हैं। डेनिस उसका चेहरा अपने हाथों में भर लेता है। तुम्हें पता है इस प्लेन का हर कोना सिर्फ तुम्हारे लिए सजाया गया है और मैं चाहता हूँ कि इस सफर की हर पहली याद सिर्फ हमारी हो। वो उसे धीरे से अपनी बाहों में समेट लेता है। एक मुलायम साउंड में वायलिन की धुन बज रही होती है। डेनिस एक रिमोट से खिड़की का पर्दा हल्का गिरा देता है और केबिन में एक रोमांटिक सी प्राइवेसी बन जाती है। तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? डेनिस मुस्कुराकर कहता है और अपनी जेब से एक छोटा सा गोल्डन बॉक्स निकालता है। उर्वशी चौंक कर कहती है, अरे ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। याद है मुझे, डेनिस मुस्कुराता है। वो एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाता है। उर्वशी धीरे से चॉकलेट को लेती है, लेकिन डेनिस उसका हाथ पकड़ लेता है और चॉकलेट खुद उसकी होंठों तक ले जाता है। अब मुंह खोलो। उर्वशी हिचकिचाती है, लेकिन उसकी आंखों में प्यार साफ झलकता है। जैसे ही वो चॉकलेट खाती है, डेनिस उसके चेहरे की हर भाव को पढ़ रहा होता है। फिर अचानक डेनिस उसका हाथ पकड़ता है और उसे प्लेन के बेड की ओर ले जाता है। आओ थोड़ी देर आराम कर लें। वैसे भी लंबी फ्लाइट है, लेकिन मेरी बाहों से ज्यादा आरामदायक और कोई जगह हो सकती है क्या? उर्वशी हंस पड़ती है। आप बहुत ज्यादा फ्लर्टी हो। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार कर रहा हूँ, वो आंखों में शरारत भरकर कहता है। बेड पर बैठते ही डेनिस उसके बालों को पीछे करता है और उसकी गर्दन पर हल्की सी किस करता है। उर्वशी कांप जाती है। उसकी उंगलियां खुद डेनिस की कमीज के कॉलर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन फिर झिझक कर रुक जाती हैं। डेनिस जी। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई होती है। डेनिस झुककर उसके होठों को छूता है। एक लंबा गहरा वाइल्ड किस जिसमें सिर्फ प्यार था। प्लेन अब बादलों के ऊपर उड़ रहा था। नीचे दुनिया थी, ऊपर सितारे, और उनके बीच 2 दिल एक हो चुके थे। रात के करीब 11 बजे का वक्त था।
मुंबई की सड़कों पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन कुछ बादलों के पीछे शरारती अंदाज में छुपा बैठा था। तेजस अपनी ब्लैक रॉयल एनफील्ड बाइक के साथ नीति के विला के बाहर खड़ा था। उसने ब्लैक जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी और उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत चमक रही थी। कुछ ही मिनटों में विला का साइड गेट धीरे से खुला और नीति चुपचाप बाहर निकली। उसने व्हाइट टैंक टॉप और डेनिम शॉर्ट्स पहन रखे थे, बाल खुले और होंठों पर हल्की मुस्कान। वो जल्दी से तेजस के पास पहुंची और फुसफुसाकर बोली, इतनी रात को लेने आए हो? पापा को पता चल गया तो सीधा मर्डर कर देंगे तुम्हारा। तेजस ने हंसते हुए हेलमेट उसकी तरफ बढ़ाया। तो चलो, मर्डर से पहले एक धमाकेदार नाइट राइड कर लेते हैं। वैसे भी तुम इतनी हॉट लग रही हो कि अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। नीति ने हेलमेट पहनते हुए उसे हल्का धक्का दिया। तमीज से बात करो तेजस। ओह, अब तमीज भी चाहिए और बाइक राइड भी? वो तो हमारे पैकेज में नहीं आता मैडम, तेजस ने आंख मारते हुए कहा। नीति हंसते हुए बाइक पर उसके पीछे बैठ गई और कमर में कसकर हाथ डाल दिए। अब चलो भी, वरना कोई देख लेगा। बाइक स्टार्ट हुई और शहर की खाली सड़कों पर तेजस और नीति उड़ते चले गए। रात की ठंडी हवा, सड़कों के दोनों किनारे लाइट्स की चुपचाप कतारें और बाइक की आवाज। वर्टिकल बार। तेजस ने अचानक कहा, तुम्हें पता है, जब तुम पीछे बैठती हो और मुझे ऐसे पकड़ती हो तो मुझे लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे कंट्रोल में है। और जब मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी तब? नीति ने गुदगुदाते हुए पूछा। तब ब्रह्मांड थोड़ा हिल जाएगा, तेजस ने ड्रामेटिक टोन में कहा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नीति हंसी नहीं रोक पाई। तुम इतने ड्रामेबाज क्यों हो यार? क्योंकि तुम्हारी स्माइल देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेजस ने बाइक थोड़ा स्लो करते हुए कहा। वैसे आज रात तुम्हें थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। मतलब? नीति ने आंखें संकुचित की। मतलब, ये रास्ता सीधा ले जाएगा एक स्पेशल प्लेस पर, जहाँ मैं तुम्हें न तो कोई कॉफी दूंगा न कोई गिफ्ट। बस अपनी बाहों में बंद कर लूंगा और पूछूंगा, अभी कोई शिकायत है? नीति ने उसकी पीठ पर हल्का सा मुक्का मारा। तेजस, तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? तुम्हारे साथ होते ही सारी शर्म बाइक की टंकी में गिर जाती है, तेजस ने मजाकिया लहजे में कहा। नीति ने बाइक की रफ्तार के साथ उड़ते बालों को एक हाथ से संभालते हुए उसकी पीठ पर सिर रख दिया। बस ऐसे ही कुछ देर और चलो, ये पल कभी खत्म ना हो। पर वहीं पीछे एक और बाइक उनकी दूरी बनाते हुए चल रही थी। बाइक सवार ने काले कपड़े पहन रखे थे और उसने ब्लूटूथ कान से लगा रखा था। हाँ, दोनों साथ हैं, अभी लिंक रोड की तरफ मुड़ रहे हैं, वो धीमे सुर में किसी से कह रहा था। लड़का कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। प्लान एकदम टाइम पर चलेगा। उसके चेहरे पर एक साया था, साजिश का, इंतकाम का। वो तेजस और नीति के हर मोड़, हर स्टॉप पर नजर रख रहा था। उधर तेजस बाइक को एक सुनसान समुंदर किनारे पर लाकर रोकता है। रात के सन्नाटे में समुंदर की आवाज और हवा की सरसराहट के बीच सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। ये जगह कैसी लगी? तेजस ने बाइक से उतरकर नीति को हाथ पकड़कर नीचे उतारा। नीति ने चारों ओर देखा। एकदम मेरी सपनों की दुनिया लग रही है, बहुत प्यारी। तो चलो अब इसे और भी प्यारा बनाते हैं। तेजस ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नीति का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। देखे तो देखे, हमारा प्यार कोई चोरी तो नहीं, तेजस ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया। लेकिन हाँ, तुम्हारा चुराया हुआ दिल अब वापस नहीं मिलेगा। तेजस ने उसके माथे पर किस किया, फिर दोनों वहीं बैठ गए, समुंदर की लहरों के सामने। हवा ने उनका साथ दिया और रात ने उन्हें अपनी चादर में समेट लिया। पर वो बाइक अभी भी दूर खड़ी थी और वो आंखें अभी भी उन पर जमी हुई थी। अगले दिन सुबह विक्रांत अपनी काली BMW में बैठा लैपटॉप पर बिजी था और बगल में बैठी अंशा खिड़की से बाहर सड़क को खाली नजरों से देख रही थी। कार के अंदर गहरी खामोशी थी, जिसे सिर्फ एसी की धीमी आवाज तोड़ रही थी। अंशा का चेहरा उतरा हुआ था, होंठ थोड़े से फूले हुए और आंखें हल्की नम, जैसे कोई अंदर ही अंदर कुछ कह रहा हो। वो फुसफुसाई खुद से ही, अगर आज मोम डैड होते तो कभी मुझे कॉलेज ट्रिप पर जाने से नहीं रोकते। मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो घूमने फिरने की उम्र है। और एक ये आदमी है जिसने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली और अब मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी कंट्रोल करता है। उसकी आवाज धीमी थी,
लेकिन अगला डायलॉग किसी बर्फीले तूफान की तरह पड़ा। स्वीट हार्ट, घूमना है तो सिर्फ मेरे साथ, किसी और के साथ नहीं। विक्रांत की ठंडी पर सख्त आवाज सीधे उसके कानों में पड़ी। अंशा ने गुस्से में मुंह मोड़ा। मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप बोर करते हैं, आपको तो बस गुस्सा करना आता है और कुछ नहीं। एक तो जबरदस्ती शादी की, ऊपर से मेरे प्लान्स में भी दखल। विक्रांत की नजरें उसकी तरफ घूमी। उसकी आंखों में वही जाना पहचाना पजेसिवपन झलक रहा था। और वैसे भी अंशा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कौन सी लड़की पति के साथ कॉलेज ट्रिप पर जाती है? जब वक्त था तब तो बस मेरे पीछे टर्की शिकारी की तरह पड़े रहते थे, जैसे मैं कोई इनामी शिकार हूँ। विक्रांत ने लैपटॉप बंद किया, साइड में रखा और चुपचाप अंशा का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधी उसकी मजबूत चेस्ट से टकराई। औच! अंशा ने सिर सहलाया, फिर चिढ़ते हुए बोली, अगर आपने मुझे कॉलेज ट्रिप जाने से रोका तो मैं उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि विक्रांत ने गुस्से से उसके होंठ अपने होंठों में ले लिए। किस, पर ये कोई आम किस नहीं थी। इसमें गुस्सा था, पजेसिवनेस थी और एक नियत जो सिर्फ अपना हक जताने के लिए थी। अंशा विक्रांत को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर विक्रांत को हिलाना आसान नहीं था। अंशा छोटी सी मासूम थी और विक्रांत एक मजबूत, जानवर जैसे ताकतवर इंसान। उसके दोनों हाथ अंशा के टॉप के अंदर सरकने लगे, जैसे अपनी हदें खुद तय करना चाहता हो। अंशा घबरा गई, पर अब चुप थी। कोशिश करके थक चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। 25 मिनट लंबी वाइल्ड किस के बाद विक्रांत ने आखिरकार उसे छोड़ा। अंशा हाँफ रही थी, जैसे सांसें भी उसके साथ गुस्सा कर रही हों। वो थरथराती आवाज में बोली, आप मेरे मायनम डैड ना होने का फायदा उठाते हैं। अगर डैड होते तो पर विक्रांत की आंखें देखकर वो रुक गई। लाल, गुस्से से जलती आंखें। वो धीमे से अपने होंठ पर उंगली रखती है और आसमान की तरफ देखती है। डैडी, देख रहे हैं ना, आपका शैतान दामाद कैसे मुझे टॉर्चर करता है। उसकी मासूमियत देखकर भी विक्रांत के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। पूरे रास्ते अंशा रोती रही, उसका चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई, पर विक्रांत ने कोई हाँ या ना नहीं कहा। कार कॉलेज के सामने रुकी। अंशा ने जैसे ही दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया, विक्रांत की आवाज फिर आई। कब बोला मैंने तुम्हें उतरने को? अंशा रुक गई, पलटी तो देखा विक्रांत उसे घूर रहा था। फिर अचानक वो उसे अपनी बाहों में भरता है, कोट की जेब से रुमाल निकालता है और प्यार से उसका चेहरा साफ करता है। उसकी गालों से आंसू पोंछता है, फिर उसके बाल ठीक करता है और होंठों पर हल्की सी किस करता है। आज के मैथ्स टेस्ट में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन आवाज में वही सख्ती थी। अंशा एक नजर उसकी आंखों में देखती है। वो जानती है, चाहे लाख गुस्सा दिखाए, लेकिन उसके हर टच में एक अधिकार है, एक दीवानगी है। वो बिना कुछ कहे कार से उतरती है, धीरे धीरे कॉलेज की तरफ बढ़ गई। विक्रांत उसे जाते हुए देखता है। जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती, उसकी नजरें टिकी रहती हैं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरती है। स्वीट हार्ट, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। वही अंशा गुस्से में फनफनाती हुई क्लास में घुसी। चेहरे पर ऐसी भौहें तनी थीं जैसे अभी किसी का खून कर देगी। बैग को बेंच पर ऐसा पटका कि पास बैठे विकी और मधु दोनों चौंक गए। अंशा गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, उफ! उस डिक्टेटर विक्रांत ने मना कर दिया ट्रिप पर जाने से। बोले मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती, मतलब मैं बीवी हूँ या बंधक? विकी हंसते हुए बोला, मैं तो पहले ही बोल रहा था, तेरा हब्बी तुझ पे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम फिट करके बैठा है। कोलाज छोड़ने लायक तो है, बाकी दुनिया उसके लिए खतरे की घंटी। मधु शकंधे पर हाथ रखते हुए मजाक उड़ाते हुए बोली, अब छोड़ यार, तू शादीशुदा बंदी हो चुकी है। ट्रिप व्रिप तेरे लिए नहीं है, अब तो किचन टू किचन टूर ही मिलेगा। अंशा घूरते हुए बोली, अंशा ट्रिप पर नहीं जाएगी। अरे वो तो बस में सबसे पहले चढ़ेगी, आगे की सीट पकड़ के बैठेगी भी। मैं बीवी जरूर हूँ लेकिन बंदिनी नहीं। पीछे से नीति की आवाज आती है, बेटा पति की बादशाहत को हल्के में मत ले। अगर बिना परमिशन गई ट्रिप पे तो विक्रांत जी का गुस्सा एक सीजनल तूफान नहीं, डायरेक्ट सुनामी है। अंशा गुस्से में दांत भींचते हुए बोली, पति गया भाड़ में, मैं ट्रिप पे जाऊंगी और फोटो भी डालूंगी। कैप्शन होगा, बचपन लौट आया है, पति को बाय बाय है। तभी मिनी, जो विकी की गर्लफ्रेंड थी, पीछे से आकर अंशा के कंधे थपथपाती है। मिनी बिंदास स्टाइल में बोली, अंशा मेरी शेरनी, बिल्कुल सही कर रही है तू। यार ये बॉयफ्रेंड्स और पति लोग ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जैसे हमारी कोई खुद की जिंदगी ही नहीं। विकी हैरान होकर बोला,
बेबी तुम मेरी ही साइड में थी ना कल तक, अब क्या हुआ जो इतने ताने दे रही है? मिनी विकी का कॉलर पकड़ते हुए आंखें तरेर कर बोली, तुम भूल गए ना हमारी फर्स्ट ट्रिप एनिवर्सरी, जिस दिन मैंने तेरे लिए पिंक टॉप पहना था और तुमने मेरी जगह गाइड के साथ फोटो खिंचवा ली थी। विकी हंसते हुए उसे बाहों में खींचते हुए बोला, बेबी फर्स्ट ट्रिप एनिवर्सरी ही तो भूला हूँ, पर तेरे साथ हर ट्रिप की याद तो दिल में बस आई है। और हाँ, हर दिन तुम्हें मिस और किस दोनों करता हूँ। कहते कहते वो झट से क्लासरूम में सबके सामने मिनी के गाल पर किस कर देता है। मिनी शर्माकर कर बोली, विकी स्टूपिड, सब देख रहे हैं। फिर वो चुपचाप सीट पर बैठ जाती है। गालों पर गुलाबी रंग साफ नजर आ रहा था। अंशा अपनी हंसी रोकते हुए बोली, तुम दोनों तो रोमांटिक जोकर हो। चलो अब प्लानिंग करो, हम ट्रिप पे जा रहे हैं और इस बार कोई रोकेगा तो उसे मुक्कों से पीटेंगे। विकी हंसते हुए बोला, बस तू पहले विक्रांत जीजू से बचकर निकल ले, वरना ट्रिप से पहले ही हॉस्पिटल ट्रिप हो जाएगा। अंशा नाक चढ़ाते हुए बोली, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार मैं आंखों में आंसू ला दूं ना तो खुद टिकट बुक कर देंगे। प्यार और आंसू दोनों का सही इस्तेमाल आता है मुझे। नीति हंसते हुए बोली, बस ध्यान रखना वो प्यार में तुम्हें कहीं जंगल सफारी न भेज दे। सब जोर जोर से हंस पड़ते हैं। क्लासरूम एकदम मस्ती के माहौल में भर जाता है और अंशा एक आंख मारते हुए कहती है, ट्रिप ऑन। और इस बार मैं सिर्फ ट्रिप नहीं करूंगी, विक्रांत की सोच पर भी ट्रिप करवा दूंगी। विकी अंशा को देखकर खुद से बोला, ये तो गई। क्लास में सब जैसे तैसे घुसने ही वाले थे कि तभी मैथ्स के प्रोफेसर मिस्टर वर्मा कंधे पर टेस्ट पेपर्स का गट्ठर लटकाए हुए किसी डाकू की तरह एंट्री मारते हैं। बच्चा लोग, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर इस बार भी मैथ्स में फेल हुए तो पूरे कॉलेज का ग्राउंड साफ करवाऊंगा, वो भी झाड़ू लेकर। पूरी क्लास सन। और फिर वही हमारी क्वीन अंशा खड़ी होती है, अपने बालों को घुमाकर स्टाइल में बोलती है, प्रोफेसर अगर आप टेस्ट को थोड़ा ह्यूमन लेवल पर ला दें तो हम सब पास हो सकते हैं। आखिर हम स्टूडेंट्स हैं, शेरलॉक होम्स नहीं। प्रोफेसर बेचारे कुछ कहना चाहते थे पर उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, विक्रांत ओबेरॉय का डर। प्रोफेसर जल्दी से मुस्कुराकर बोले, मिसेस ओबेरॉय, आप तो बस मजाक की दुकान है। चलिए बच्चा लोग, टेस्ट शुरू करो। पेपर सबको मिलते ही क्लास में ऐसी खामोशी छा गई जैसे कोई हॉरर फिल्म का सीन चल रहा हो। सब माथा पकड़कर सवालों को घूर रहे थे जैसे वो पेपर नहीं, एलियन की चिट्ठी हो। इसी बीच एक कोने में एक कपल टेस्ट छोड़ कर्लव टेस्ट देने में व्यस्त थे। प्रोफेसर की नजर उन पर पड़ी तो गुस्से से बोले, तुम दोनों को क्या लगता है ये क्लास है या रोमांटिक रेस्टोरेंट? वहीं अंशा धीरे से विकी की आंसर शीट में झांक रही थी। विकी भाई, बहन को 2-4 आंसर बता दे, वरना तेरे जीजू मुझे कच्चा चबा जाएंगे, वो भी चटनी के साथ। विकी कान में फुसफुसाया, अरे अंशा, खिड़की से तेरे 5 बॉडीगार्ड झांक रहे हैं जैसे कोई निगरानी कैमरा। अगर उन्होंने तुझे देख लिया ना तो तेरी चुगली सीधा विक्रांत जीजू से करेंगे। सोच ले, चीटिंग में फंस गई तो सजा डबल। अंशा ने खिड़की की तरफ देखा जहां वाकई 5 जोड़ी आंखें गूगल मैप्स की तरह उसे ट्रैक कर रही थी। एक दिन तुम सबको नहला धुलाकर घर की सफाई में लगा दूंगी, तब समझ आएगा कि मैं कितनी खतरनाक लड़की हूँ, उसने दांत भींच कर कहा। तभी प्रोफेसर वर्मा बोले, मिसेस ओबेरॉय, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मिस्टर ओबेरॉय को कॉल करो। अंशा ने लंबी सांस ली, नहीं प्रोफेसर, आप मेरा नाम नहीं लेना, वरना मेरा नाम घर पर लेने लायक नहीं बचेगा। वो जैसे तैसे टेस्ट पेपर हल करने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसे अक्षय की याद आ रही थी, वो ही लड़का जो हर बार उसे टेस्ट में चीटिंग करवा देता था। हाँ, वही अक्षय जिसने मंदिर में उसे जबरदस्ती शादी के लिए खींचा था, और वो ही अक्षय जो अब कहीं गायब था। टेस्ट खत्म होते ही सब क्लास से बाहर निकलते हैं और सीधा कैंटीन की ओर प्रस्थान करते हैं, जैसे कोई भूखा काफिला ओएसिस की तरफ जा रहा हो। कैंटीन में पहुंचते ही चाउमीन, मोमोज की खुशबू से सबका मूड एकदम फुल ऑन हो जाता है। अंशा चाउमीन का एक बड़ा सा कौर लेकर बोलती है, यार मधु, अक्षय कॉलेज में दिखा नहीं? मधु ने थोड़ी सोचकर जवाब दिया, जब तेरे ऊपर उसके चाचा ने गोलियां चलाई है तभी से वो गायब है, शायद डर गया होगा। विकी ने हंसते हुए चुटकी ली, या फिर विक्रांत जीजू ने उसको चांद पर भेज दिया हो, बिन रॉकेट। अंशा के चेहरे पर एक हल्का सा गिल्ट आ गया। मुझे सच में बुरा लग रहा है यार, बेचारों ने मुझसे सच्चा प्यार किया था, पर उस प्यार में पागल होके मंदिर में जबरदस्ती शादी करना भी कोई तरीका होता है? विकी चुटकी लेते हुए बोला, तू तो लव स्टोरी और थ्रिलर मूवी दोनों की हीरोइन बन गई है।
नीति ने फोर्क से चाउमीन उठाते हुए कहा। अब छोड़ ना अंशा, तू तो शादी करके सेटल हो गई है और वो अक्षय अब तेरे प्यार का एक्स फाइल बन गया है। अंशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सही कह रही हो, पर यार किसी को छोड़कर आगे बढ़ना आसान नहीं होता। दिल्ली में जो कुछ हुआ था उस दिन अंशा नशे में थी, इसलिए अक्षय की सच्चाई उसके सामने आकर भी सामने नहीं आई थी। अंशा अचानक नीति को देखकर पूछती है, यार नीति, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी? ना कॉलेज आ रही थी, ना फोन रिसीव कर रही थी। नीति अपनी मुस्कान के पीछे जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे छुपाते हुए बोली, वो मैं एक रिश्तेदार की शादी में मुंबई से बाहर गई थी, कल ही वापस लौटी हूँ। नीति ने मोमोज की प्लेट अंशा को पकड़ा दी। लो कुछ खा लो, तेरे एक्स की चिंता में टेस्ट में तो वैसे ही फेल हुई है, अब भूखी मत मर।